नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी सच्ची डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें भेजी है साजिया खान ने, जो कि मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं। अब मैं आप सभी को कहानी साजिया खान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम साजिया खान है। मैं मिर्ज़ापुर की रहने वाली हूँ। यह जो घटना मेरे साथ घटित हुई थी उसके बारे में मुझे मेरे अब्बू ने बताया था। मेरी फैमिली में बस 3 लोग ही थे, मैं, अब्बू और अम्मी। मेरे अब्बू मुझे बताते हैं कि तकरीबन 5 साल पहले जब मैं 14 साल की थी, तब मैं अचानक से कुछ महीनों के लिए गायब हो गई थी। मैंने इस बारे में अब्बू से पूछा तो उनका कहना था कि सच में साजिया, तुम गायब हो गई थी। पर मुझे अपने अब्बू की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी इतने में ही अम्मी भी बोल पड़ी कि तेरे अब्बू सच बोल रहे हैं बेटा। मैं आप सभी को बता दूं कि वर्तमान समय में मेरी उम्र 19 साल है और मैं अपने अब्बू अम्मी के साथ अच्छे से रह रही हूँ। मैं आप सभी का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कहानी पर आती हूँ। एक दिन मेरी अम्मी मुझे नहला धुलाकर अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार करती हैं और साथ में मेरी अम्मी मुझे इत्र भी लगा देती हैं। तैयार होकर मैं घर से बाहर खेलने चली जाती हूँ। मैं हमेशा ही पास के ही रहने वाले बच्चों के साथ ही खेलती थी। उनमें से एक बच्चा जिसका नाम अनस था, वह मुझसे बोला, साजिया चलो आज कहीं बाहर चलते हैं खेलने, घर से थोड़ा दूर। अनस मुझसे 3 साल बड़ा था, पर वो फिर भी अपने उम्र के बच्चों के साथ ना खेलकर मेरे साथ खेलता था। मेरी अम्मी भी मुझसे पूछती थी कि यह अनस तुम्हारे साथ क्यों खेलता है रोज रोज। मैंने अम्मी से बोल दिया कि मुझे उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। उस दिन जब मैं और अनस घर की गली से बाहर जाकर खेलने गए थे, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कब अनस के साथ बहुत दूर तक आ चुकी हूँ। मैं बस अनस के साथ बातें करते करते आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब मैंने अनस से पूछना चाहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वह बोला कि सब्र करो साजिया, बहुत अच्छी जगह ढूंढा हूँ हम दोनों के खेलने के लिए। 10 मिनट और चलने के बाद मैं देखती हूँ कि अनस मुझे एक बहुत ही पुरानी और वीरान बिल्डिंग के अंदर लेकर गया। जब हम दोनों उस बिल्डिंग के अंदर गए तो अनस बोलता है, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, पर उस वक्त यहाँ काफ़ी गंदी बदबू आती थी, पर आज यहाँ जैस्मीन की फूलों की खुशबू आ रही है। पर ये आ कहाँ से रही है? मैं फट से बोल पड़ी, अरे तुमको पता ही नहीं चला अभी तक? घर से लेकर यहाँ तक तुम मेरे साथ आए हो कि यह खुशबू मेरे से ही आ रही है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है तुमसे साजिया। मैं अनस से बोली कि हम यहाँ आ तो गए हैं, पर खेलेंगे क्या? यहाँ कुछ भी खेलने को नहीं है। वो बोला, साजिया तुम बहुत प्यारी हो। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अनस यह सब क्या बोल रहा है। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी। मेरे लिए अनस की यह बातें समझने में प्रॉब्लम हो रही थी और साथ में मुझे उस बिल्डिंग में अच्छा फील भी नहीं हो रहा था। तो मैं अनस से बोली कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। अम्मी अब्बू भी परेशान हो रहे होंगे। अनस भी बोला, ठीक है घर चलते हैं अब। उस बिल्डिंग से बाहर आते ही मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी सी और घबराहट सी होने लगी। अनस मुझसे बोलता है, तुम सही हो ना साजिया? मैं बोली, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द घर जाना है। अनस मुझे फ़ौरन घर लेकर गया। घर जाते वक्त अनस धीरे से बोला, कल भी चलोगी ना मेरे साथ उस बिल्डिंग में? पर मैंने उसे मना कर दिया, यह बोलकर कि वह जगह सही नहीं है। बाकी अनस इतना क्यों उतावला हो रहा था मेरे साथ वहाँ कल फिर से जाने के लिए, मुझे पता नहीं। बाकी अनस ही जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अनस मुझे मेरे घर के गेट पर छोड़कर चला गया। मैं तुरंत घर में चली गई। अंदर जाते ही अम्मी ने
मुझे खूब डांटा कि कहाँ चली गई थी बिना बताए, वो भी इतने समय के लिए। फिर अम्मी बोली, चल हाथ मुंह धो ले, खाना निकाल देती हूँ। मैं जब खाना खाने बैठी, मेरा पता नहीं क्यों उल्टी जैसा मन होने लगा, वो भी बिना खाना खाए। फिर पलक झपकते ही मैं बिल्कुल ठीक भी हो गई। रात में अब्बू ड्यूटी से थोड़ा लेट आए। अम्मी ने अब्बू से खाना खाने के बाद सोते समय बोली, मुझे यह अनस लड़का कुछ सही नहीं लगता। अब्बू बोले, क्या हुआ? अम्मी बोली, उसकी उम्र लगभग 18 होने वाली है और वो अभी भी हमारी 14 साल की लड़की के साथ खेलता है। अम्मी अब्बू से थोड़ा सहमी हुई होकर बोली, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अब्बू बोले, कितना सोचती हो साजिया की अम्मी तुम। फिर रात ज़्यादा हो गई तो दोनों लोग सो गए। फिर अगली सुबह अब्बू ड्यूटी के लिए निकल गए। फिर अम्मी ने साजिया को रोज की तरह ही नहलाया धुलाया, सुंदर से कपड़े पहनाए और आखिर में इत्र भी लगाया। मुझे इत्र लगाना काफ़ी अच्छा लगता था। अम्मी मुझसे कहती हैं, कितनी सुंदर लग रही है मेरी परी। तभी अम्मी मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाई। खाना खाते खाते मैंने अम्मी को कल अनस के साथ उस बिल्डिंग में जाने वाली बात बता दी। अम्मी मेरी यह बात सुनकर चौंक गई। मेरी अम्मी पूछने लगी, तुम दोनों वहाँ जाकर क्या किए? मैं बोली, अनस तो मुझे वहाँ खिलाने के लिए ले गया था, पर जब हम वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर में थोड़ा अजीब सा फील होने लगा, इसलिए हम दोनों वहाँ से वापस घर आ गए। तभी इसीलिए कल घर आने में हमें थोड़ी देर हो गई। यह सब सुनकर अम्मी बोली, आज के बाद तू अनस के साथ खेलने कभी भी नहीं जाएगी। मैं बोली, मुझे अनस के साथ खेलना बहुत पसंद है। इतना बोलते ही मैं फ़ौरन बाहर खेलने के लिए चली गई। बाहर मैं 2-3 लड़कियों के साथ खेल ही रही थी कि तभी थोड़ी देर में वहाँ अनस आ गया। वो हम सबसे थोड़ी दूर खड़ा था। वह मेरी ओर देखते हुए मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रहा था। मैं फ़ौरन उसके पास चली गई। तभी वह बोला, साजिया चलो कल वाली जगह पर चलते हैं। मैं उससे बोली, यहाँ भी तो खेल सकते हैं, वहाँ जाकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर अनस मेरी एक नहीं सुनता है, वो मुझे उस जगह लेकर चला जाता है। वहाँ पहुँचकर बिल्डिंग के अंदर जाकर अनस मुझसे कल की तरह फिर से बोलता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो साजिया। फिर इतना सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। फिर उसी रात साजिया के घर में उसकी अम्मी अब्बू दोनों लोग बहुत रो रहे थे। उनकी गली के आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। तभी मेरे अब्बू बाहर आते हैं रोते हुए, सबसे कहते हैं, मेरी बेटी सुबह से गायब है, अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चली गई। पास ही खड़े लोग अब्बू से कहते हैं, आप जल्द से जल्द पुलिस के पास जाइए। पर ना जाने क्यों मेरे अब्बू पुलिस के पास जाने से घबरा रहे थे। अम्मी अब्बू को लेकर घर के अंदर चली गई। अम्मी अब्बू से बोलती हैं, शायद कहीं उस लड़के ने ही तो हमारी बेटी को गायब तो नहीं किया। मैं आप सभी को बता दूं, मैं जहां रहती थी वह F ब्लॉक था और अनस ने मुझे बताया था कि वह A ब्लॉक में रहता है। मैंने और मेरे अम्मी अब्बू ने कभी भी उसका घर नहीं देखा था। बस इतना ही पता था कि वह A ब्लॉक से F ब्लॉक तक मेरे साथ खेलने आता था। फिर उसी वक्त अब्बू रात में A ब्लॉक जाकर हर एक घर में पूछताछ करते हैं। पर हैरानी की बात यह थी कि हर किसी का कहना था कि इस ब्लॉक में कोई भी अनस नाम का लड़का नहीं रहता। अब्बू ने A ब्लॉक का एक भी घर नहीं छोड़ा था अनस के बारे में पूछताछ करने के वक्त। थके हारे मायूस से मुंह लटकाए अब्बू घर आ गए। रात बहुत हो गई थी, 1 बज गए थे। अम्मी अब्बू ने कल पुलिस के यहाँ जाने के लिए सोचा, अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। फिर दोनों लोग सो गए। अम्मी अब्बू को सोए हुए लगभग आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक से अम्मी को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है और साथ में किसी के छत पर चलने की भी आवाज़ आती है। मम्मी को ऐसा एहसास होता है कि कोई मेरी ही आवाज़ में फुसफुसा रहा है। अम्मी मेरी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और अब्बू को फ़ौरन उठाती है। अब्बू उठ जाते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ? अम्मी बोलती हैं, हमारे कमरे के बाहर से साजिया के फुसफुसाने या कुछ बोलने की आवाज़ आ रही थी। अब्बू बोलते हैं, क्या हम गेट खोलकर देखें बाहर कौन है?
अम्मी अब्बू दोनों को ही थोड़ा सा डर लग रहा था कि आखिर अचानक से साजिया कहाँ से आ सकती है। आखिर में अम्मी अब्बू ने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। अब्बू दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं रहता। फिर जब दोनों लोग दरवाज़ा बंद करके फिर से सोने की कोशिश करते हैं तभी दोबारा से साजिया की आवाज़ आने लगती है। इस बार अब्बू को भी साजिया की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह दोनों लोग पूरी रात सही से सो नहीं पाए। फिर अगले दिन अब्बू पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पुलिस भी साजिया को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करती है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और पुलिस के ढूंढने के बावजूद भी साजिया कहीं नहीं मिलती। पुलिस साथ में अनस को भी ढूंढ रही होती है, वह भी उन लोगों को कहीं नहीं मिलता। और साथ में ही रोज़ रात में साजिया के अम्मी अब्बू को साजिया की रोने की और साथ में ही कभी कभी बोलने की भी आवाज़ आया कर रही थी। ऐसा हर रोज़ होने लगा। साजिया को भी गुम हुए अब तक 1 महीना होने वाला था। मेरी अम्मी अब्बू का रो रो कर बुरा हाल था। अब तो उनको धीरे धीरे आदत सी हो गई थी मेरे बिना रहने की। पर जो यह सब रात में उन्हें सुनाई दे रहा था वह उससे परेशान थे। उन्होंने एक मौलवी बाबा को इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे कैसे रात में उनकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, कभी रोने की तो कभी उसके फुसफुसाने की। मौलवी जी उस दिन उनके घर आते हैं। घर में जैसे ही वह घुसते हैं वह समझ जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। अब्बू बोलते हैं, मौलवी जी क्या बात है, आपको कुछ पता चला? मौलवी जी बोलते हैं, आपके घर पर जिन का साया है। यह कोई छोटा मोटा जिन नहीं है, आपके घर पर इफरीत जिन का साया है। यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जिन होते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को इफरीत जिन के बारे में बताता हूँ कि यह कौन होते हैं और इनके पास कैसी शक्तियाँ होती हैं। जिस इफरीत जिन की बात मौलवी जी कर रहे थे, जितनी भी जिन की प्रजातियों के बारे में आपने सुना होगा, उन सभी जिनों में यह सबसे खतरनाक और शक्तिशाली जिन होते हैं। यह जिन किसी भी इंसानी शरीर के ऊपर अपना 100% काबू पा सकते हैं। इफरीत जिन इंसानी शरीर पर काबू पाकर उनके साथ बच्चे पैदा करते हैं। अगर उन्हें कोई इंसान पसंद आ जाता है तो वह उन्हें गायब करके अपनी दुनिया में ले जाते हैं, जहां वह इफरीत जिन रहते हैं। इफरीत जिन का मेन मकसद इंसानी और जानवर मादा के साथ बच्चे पैदा करना है और यह बच्चे पैदा उन्हीं के साथ करते हैं जो इनको पसंद आते हैं। और एक बात हाँ, इफरीत जिन को इत्र की महक ज़्यादा आकर्षित करती है अपनी तरफ। मौलवी जी ने यह सब सारी बातें मेरी अम्मी अब्बू को बता दी तो वह यह सब सुनकर दंग रह गए। अब्बू ने मेरे खो जाने वाली बात यानी कि गायब हो जाने वाली बात मौलवी जी को बताई। मौलवी जी ने कहा, मेरा जो शक अभी 20% था वह अब हकीकत में परिवर्तन हो रहा है। शायद इस जिन ने ही आपकी लड़की को गायब किया होगा। यह सारी बातें सुनकर मेरे अब्बू परेशान हो गए और रोने लगे। मौलवी जी बोले, आप रोइए मत, हम आपकी बेटी को वापस लेकर आएंगे। अब्बू बोले, कैसे पर? मौलवी जी बोले, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी बेटी सुंदर थी? अब्बू बोले, हाँ सुंदर थी। मौलवी जी दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या आपकी बेटी इत्र लगाती थी? तभी फौरन मेरी अम्मी बोल पड़ी, हाँ साजिया इत्र लगाती थी। अब तो पूरा का पूरा इशारा एक ही तरफ जाता है कि उस जिन ने ही आपकी बेटी को गायब किया है। मौलवी जी मेरी अम्मी से बोलते हैं, मुझे उसके कपड़े और उसका वह इत्र जो वह लगाती थी वह मुझे अभी चाहिए। वह दोनों चीज़ मेरी अम्मी ने मौलवी जी को दे दी और मौलवी जी वह दोनों चीज़ लेकर घर से बाहर जाने लगे और कहने लगे कि आपका काम हो जाएगा, आपकी लड़की कुछ ही दिनों में वापस आपके घर आ जाएगी। पर हाँ, जैसे ही आपकी लड़की घर वापस आती है तो आपको किसी से भी कुछ नहीं कहना है कि आपकी बेटी कैसे वापस आई और किसके द्वारा वापस आई। ठीक है ना? आप मेरी बात समझ गए ना? मेरे अम्मी अब्बू ने हाँ में सर हिला दिया
और साथ में ही मौलवी जी यह भी बोले कि आप दोनों बस सुबह से लेकर शाम तक दुआ कीजिए अपनी बेटी के लिए। आप सिर्फ मस्जिद ही नहीं जाइएगा, आप मंदिर भी जाइएगा, चर्च भी जाइएगा, हर जगह जाइएगा और हर रीति रिवाज के साथ हर चीज़ को संपन्न करके अपनी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। अम्मी अब्बू मौलवी जी के कहने पर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च हर जगह जाते हैं। जो भी उनके नज़दीकी जगह पर रहते हैं वह सुबह से लेकर रात तक बस बाहर अपनी बेटी के लिए दुआ करते हैं। फिर लगभग 1 महीने बाद फिर भी साजिया वापस घर नहीं लौटी। मेरे अब्बू और अम्मी बीच में कई बार मौलवी जी के यहाँ भी गए पर वह मौलवी जी भी कहीं नहीं मिले। फिर एक दिन लगभग पूरे 2 महीने बाद मैं अपने घर वापस आ गई। मैं उस बिल्डिंग के बाहर रोड पर बेहोश पड़ी हुई मिली। आसपास के जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने फ़ौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और उन्होंने मेरे अब्बू के दिए हुए फ़ोटो के साथ मेरी शक्ल मिलाई और वह फ़ोटो के साथ मेरी शक्ल मेल खा गई। उन लोगों ने फ़ौरन ही मेरे अब्बू को फ़ोन किया और बोला कि आपकी बेटी साजिया मिल चुकी है। मेरे अब्बू फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन गए और मुझको लेकर घर आ गए। पुलिस ने पूछताछ भी की कि आखिर मैं 2 महीने से कहाँ थी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, मुझे कुछ भी याद नहीं था। बस मुझे इतना याद था कि मैं जिस दिन गायब हुई थी उस दिन जब मैं अनस के साथ उस बिल्डिंग में गई थी, जब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, बस मुझे तब तक के ही बातें याद थी और यही सारी बातें भी मैंने पुलिस ऑफिसर को भी बता दी और अपने अम्मी अब्बू को भी बता दी। मेरी बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर और मेरे अम्मी अब्बू भी चौंक गए। मेरे शरीर पर एक भी खरोच नहीं था। मैं जैसी हालत में गायब हुई थी, नहा धोकर इत्र भी लगा रखा था मैं बिल्कुल वैसे की हूबहू वापस घर आ गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं 2 महीने बाद आई हूँ अपने घर। मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा था और मेरी अम्मी अब्बू को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी 1 घंटे पहले ही नहा धोकर बाहर गई हूँ और 1 घंटे बाद ही वापस घर आ गई हूँ। मेरे अम्मी अब्बू ने पुलिस वालों को उस मौलवी जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह मुझे लेकर सीधा घर आ गए और ऊपर वाले का शुक्रिया किया और हमारी ज़िंदगी में उस दिन के बाद से कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे हमें परेशानी हो और वह मौलवी जी भी कभी भी हमें दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी जो मेरे साथ घटित हुई थी। यह कहानी मैंने अनुराग जी के रिक्वेस्ट करने पर अनुराग जी को बताई थी। मैंने बस अनुराग जी को सिर्फ उनके चैनल के लिए मैसेज किया था कि उनकी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। मेरी अनुराग जी से काफ़ी महीनों से बात हो रही थी, तो आखिर में मैंने अनुराग जी को बस थोड़ा थोड़ा ही बताया था कि मेरे साथ भी कुछ डरावना सा हुआ था। फिर अनुराग जी ने मुझसे जिद कर आखिर में मेरे से मेरी आपबीती पूछ ली और मुझे मना ही लिया मेरी कहानी को अपने चैनल पर सुनाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह घटना? अगर आप सभी को भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टोरी डालूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।